Hello everyone and Namaste. I am Dr. Vanita Khanna, an occupational therapist. I have done my bachelor's in occupational therapy from Indraprastha University. I've done my master's from Jamia Hamdard. I have 7 years of experience working in this field of occupational therapy, and I have experience, varied experience. I've been working with special kids and special setups like clinics and pediatric setups. Then I've been working in old age homes. I have done some ergonomic awareness programs in some MNCs. Then I have been working in some government hospitals, and I have been working in some private hospitals as well. So जहाँ जहाँ पे OT का role होता है, kind of almost reached everywhere. But personally, I have interest in working with children. So I had my own clinic also at my place I am living in New Delhi, situated in Dwarka. So I had my own clinic for some years. Abhi it has closed down due to some reasons. So let's just start with this topic, motor skill development in children with autism. I hope everybody can hear me clearly. Let's start. So Yeah, first question is, what is motor skill? Everybody has this question, what is motor skill? Motor, as the word goes, movement. M for motor, M for movement. जैसे वो फेमस हमारा गाना भी है ना, मोटर गाड़ी चली चम चम चम, तो गाड़ी भी क्या करती है, मूवमेंट देती है. मोटर का मतलब मूवमेंट है, नथिंग एल्स. मोटर स्किल मतलब जो हमें मूवमेंट कराती है. मूवमेंट कैसे होती है? जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, जब वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करते हैं, तो उसको हम मोटर मूवमेंट कहते हैं. When our muscles and joints are coordinated in a sequence pattern, and they create a smooth transition from one posture to another posture, that is movement, as we can see. Ma'am, please, next slide. yeah, What is motor learning? When we do a movement repetitively, due to practice, due to learning, and we achieve that skill that we can perform that movement efficiently. जब हम कोई चीज बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्लासिकल एग्जांपल ड्राइविंग का आप ले लो, सब लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं. एक टाइम के बाद ऐसा आता है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, आपने इग्निशन ऑन किया, आप ड्राइव कर रहे हैं. जैसे आप ब्रशिंग करते हैं, हम जितने लोग ब्रशिंग सुबह करने जाते हैं, हम लोग सोचते नहीं है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट पैटर्न हो रहा है. दैट इज मोटर लर्निंग. ऑटोमेटिकली वो उसी सीक्वेंस में मूवमेंट हो रही है, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो. जब वो परमानेंट हो जाता है, मोटर स्किल अचीव हो जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटर लर्निंग में कि वो मोटर स्किल अचीव हो गया एंड इट्स परमानेंट इन नेचर, दैट इज मोटर लर्निंग. नेक्स्ट प्लीज. टाइप्स ऑफ मोटर स्किल. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मोटर स्किल के जो टाइप्स है, उसमें ग्रॉस मोटर क्या है, फाइन मोटर क्या है. ग्रॉस एज अ वर्ड से जनरल, बहुत बड़ा बड़ा. इफ आई एम सेइंग आई एम स्टैंडिंग, आई एम यूजिंग माय एंटायर बॉडी टू स्टैंड. तो जब भी बहुत बहुत बड़ा होता है, ग्रॉस होता है, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल. व्हेन यू आर यूजिंग योर arms, you're using your legs, you're using your upper body pura, you're using your entire torso to maintain a posture, to perform a movement, that is gross motor skill. एंड जब भी हम कोई बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे रीडिंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क, उसमें हमारे फाइन मोटर स्किल्स इस्तेमाल होते हैं. फाइन इज बहुत स्पेसिफिक होना, दैट इज फाइन मोटर स्किल. नाउ लेट मी आस्क यू, अगर हम ये कहेंगे, योर चाइल्ड इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन अ कार एंड यू से कि प्लीज पानी की बॉटल पास कर दो, और वो आपको पास कर रहे हैं, तो कौन सा मोटर स्किल हुआ? इफ यू कुड आंसर मी प्लीज इन द चैट बॉक्स. हेलो. ग्रॉस मोटर स्किल, वेरी गुड. No, it won't be fine motor skill. सौम्या, कमल, किशोर, फाइन मोटर स्किल नहीं हुआ. नॉर्मली जब आप ओ कंफ्यूजन है, ग्रॉस ग्रॉस मेनली सबको पता है. जिन लोगों ने फाइन मोटर स्किल लिखा है, आई वुड लाइक टू टेल यू, जब आप पानी की बोतल के लिए कह रहे हैं, आप अपना पूरा आर्म यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई बार आप ट्विस्ट भी करते हैं अपने अपर बॉडी को. तो जब आप पूरी अपर बॉडी यूज कर रहे हैं, आप पूरा आर्म यूज कर रहे हैं पास करने के लिए, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल हुआ. अगर हम कह रहे हैं अपने बच्चे को प्लीज ओपन द बॉटल, आप टैप वो सॉरी जो उसका ढक्कन है वो आप खोल रहे हैं, फिर ओपनिंग अ कैप, देन इट्स अ फाइन मोटर स्किल. नाउ इफ आई आस्क यू, एक चेयर आपको उठानी है एंड दूसरे रूम में, एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना है, इट वुड बी व्हाट काइंड ऑफ स्किल?
Please, if you could answer yes. Gross motor skill. Gross motor skill. Yeah, very good. So ये gross motor skill हुआ. If I'm asking you कि scissoring skills, scissors से हमें कुछ shape काटनी है, what kind of a skill it would be? Fine motor skill. So आप कोई भी activity करो. If I'm asking you to dance, वो किस तरह का skill हुआ? Dancing would be अभी भी fine motor skill आ रहा है. Dancing would be a gross motor skill. You're using your arms and body. And if I ask you that you have to draw a picture of a bird or maybe you have to color, तो वो किस तरह का skill हुआ? Okay, I have another question. हमारी wrist watch होती है, wrist watch में जो हमारा बटन होता है, जिससे हमें साइन सेट करना है या उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है. What type of a skill would you need to manipulate your wrist watch? वो इतने सारे आंसर्स हैं. हाँ, फाइन मोटर स्किल. सो by very basic, gross is when you're using your entire body. या आप arms या legs use कर रहे हैं, that is gross motor skill. When you're using only your fingers, small muscles of your hand, that is your fine motor skill. Fine as the word goes बहुत specific है, and gross as the word goes बहुत ही general है. I hope सबको हाँ clear हो गया. Okay, we can go to the next line. Stages of motor development. Now, motor development कैसे होती है? Motor learning होती है. उसमें when a child grows, तो पहले हम लोग देखते हैं कि child जो है लेटा हुआ है, tummy time होता है, side lying आती है, back lying आती है. The child starts to roll, then the child learns to sit. The child will sit dependently first with support. Then the child will sit independently, and then the child will learn how to move around while sitting. Then the child will learn how to crawl. The child will learn how to stand. So these are stages of development, and every stage is achieved at one specific timeline. जब वो टाइम लाइन पे होता है, इट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट. कैसे? क्योंकि बिकॉज वी सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट सर्टन, जैसे हम कह रहे हैं साइड लाइन एंड बैक लाइन, तो 3 to 5 months इज एन ऑप्टिमम टाइम जब वो अचीव हो जाना चाहिए. इफ अ चाइल्ड कैन come to his back and be comfortable in that position at up till an age of 5 months, then it is an optimum motor development. If it is beyond that, then it is of concern. So motor development is nothing but a series of levels what a child can perform in terms of gross motor skills generally over a period of time. It's going to develop, but then there are these standard timelines which will define if it is normal motor development or it is motor delayed, and that will help you to see whether the child is going normally or it's a there is some kind of delay in motor stages, which is again you have to find out why is there a delay, and then the intervention takes place. So these are the stages: pulling to stand, cruising, walking around, post walking skill, running, jumping, and all those activities are generally this stage is basically gross motor skills. Next, please. So next we'll be talking about fine motor skills, and I'm assuming कि ज़्यादातर बच्चे बड़े होंगे, तो हम fine motor skills देखते हैं. From 18 months to 2 years बच्चे क्या क्या कर सकते हैं? Generally, what a optimally developing child would be able to do, put rings in on pegs. अगर pegs हैं तो उसमें rings डालना है, और holding a crayon. Scribbling can be done by a child. Some blocks can be put. So these are certain things that a child can do while at this growing age. Next, please. 2 years old. Hello. What a child can do at 2 years. 2 साल का बच्चा जो है वो जो प्ले डॉग होता है उससे कुछ कुछ शेप्स बना सकते हैं. जो ब्लॉक्स हम रखेंगे वो ब्लॉक्स जो है वो 9 ब्लॉक्स अप्रोक्सीमेटली रख सकता है. डोर नोब्स को वो चेंज कर सकता है. छोटे छोटे स्निप्स वो छोटा छोटा कट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में. वो जो इनिशियली हम सीजर लेके बस पेपर पकड़ के कट करते हैं ना, दैट इतना 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 वो कट कर सकता है. कुछ स्क्रिबलिंग और बेटर हो जाएगी उसकी. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो 2 साल का बच्चा फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये चीज कर पाएगा. दिस इज समथिंग जो नॉर्मल ट्रेंड है, जो हम कहते हैं दिस इज हाउ डेवलपमेंट गोज ऑन. नेक्स्ट प्लीज.
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 3 ईयर ओल्ड में। तो 3 ईयर ओल्ड में फाइन मोटर स्किल्स अगर हम देखते हैं तो व्हाट ऑल कैन अ चाइल्ड डू। 3 ईयर ओल्ड में प्री राइटिंग स्किल्स हमारी नॉर्मली आनी शुरू हो जाती हैं। तो चाइल्ड कैन draw a circle, the child can make straight line, the child can make a horizontal and a vertical line. कुछ बटनिंग में वो सीख जाता है बटनिंग करना। एंड देन द चाइल्ड कैन सॉर्ट आउट ऑब्जेक्ट्स, द चाइल्ड कैन यूज अ स्पून वेरी वेल, द चाइल्ड कैन यूज अ फोक वेरी वेल। तो खुद से ईटिंग जो होती है वो मास्टरी हो जाती है एक तरह से 3 ईयर्स में। ये सारी चीजें वो कर पाता है। नेक्स्ट प्लीज। Now the question arises, why is motor development affected in children with autism? हमें autism के बच्चों में motor development issues क्यों मिलते हैं? So the first thing is presence of primitive reflexes, and next there is हमें वीडियो नहीं दिख रही है, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है। I can't see my दिख रही है मैम दिख रही है, वी कैन सी। अच्छा, I can't see, so now it's better. And then sensory processing issues, brain mapping changes and mind body connection. अब ये कुछ reasons हैं which we've been able to find out till today कि क्यों autism के बच्चों में motor skill development issues या challenges आते हैं। Let's talk about each one of them in detail and understand about it. Next slide please. We'll be talking about primitive reflexes सबसे पहले। So primitive reflexes क्या होते हैं? Reflexes क्या होते हैं? Basically these are responses, involuntary responses to specific stimuli. बहुत तरह के reflexes होते हैं। इन यूट्रो से स्टार्ट होते हैं, कुछ हमारे 6 मंथ्स में इंटीग्रेट होते हैं, कुछ हमारे 1 ईयर में इंटीग्रेट होते हैं, मैक्सिमम हमारे 6 मंथ्स तक इंटीग्रेट हो जाते हैं, और कुछ हमारे लाइफ लॉन्ग चलते हैं। जैसे इसमें डिटेल्स दी है कि बेसिक मोटर स्किल्स को वो ड्राइव करते हैं। बट जैसे हम बात करते हैं SCNR ATNR की, दीज आर सम ऑफ दी स्किल्स जो हमारे 6 मंथ्स में इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसमें हमारी मूवमेंट सबसे ज्यादा ड्रिवन होती है SCNR और ATNR में। जब आप देखोगे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, और जब अब वो क्रॉल करना स्टार्ट करता है तो वो नेक को आगे फोल्ड करेगा तो उसके अपर लिम्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, उसके लोअर लिम एक्सटेंड हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। इस तरह से वो पहले क्रॉल करता है। इवेंचुअली आप देखोगे कि क्रॉस मूवमेंट होती है, नेक मूवमेंट कहीं नहीं जा रही है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। तो अलग अलग जो है मूवमेंट आ जाती है, मतलब नेक मूवमेंट कहीं भी हो रही है, अपर आर्म और लोअर आर्म हमारे इंडिपेंडेंटली मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं। तो जब वो मूवमेंट आ जाती है दैट मीन्स SCNR ATNR हमारा इंटीग्रेट हो गया है। इस तरह से हमारे और भी रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे हम बैलेंस रिएक्शंस की बात करते हैं, राइटिंग रिएक्शंस की बात करते हैं, जो हमें इवेंचुअली अटेनिंग दैट पोस्चर, स्मूथ मूवमेंट, ट्रांजिशन विद इन अ क्लोज स्पेस, उसमें हेल्प करते हैं। तो जब वो इंटीग्रेट नहीं होते देन हमारे को मूवमेंट चैलेंजेस आते हैं। तो दीज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस देखा गया है विद ऑटिज्म जो है इंटीग्रेट टाइमली नहीं होते, एंड दैट इज वन रीजन कि हमें मोटर चैलेंज आ सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ बेसिक मोटर स्किल, रिफ्लेक्सेस आर द रीजन कि मोटर स्किल्स इनिशियली डेवलप होते हैं, वो एक सीक्वेंस पैटर्न में होते हैं, और उस समय जब रिफ्लेक्सेस होते हैं तो जो भी मूवमेंट होती है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, बट वो डिसोसिएटिव नहीं होती। मतलब जब बच्चा हाथ को इस्तेमाल करेगा तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे वो पूरे हाथ को एक यूनिट की तरह यूज करेगा। जैसे अगर आपने बहुत ध्यान से कभी देखा हो, जब बच्चे 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ से 5 मंथ्स में आता है, वो जब रोलिंग सीख रहे होते हैं, तो आप उनको चाहे नेक से एक साइड पे टर्न करो या पैर से टर्न करो, उनकी पूरी बॉडी मूव कर जाती है, पूरी बॉडी रोल हो जाती है, वो रिफ्लेक्सेस की वजह से होती है। तो उस समय जो उनकी टर्निंग होती है उसको हम लॉग रोल भी कहते हैं, वो एक ही बॉडी पूरी टर्न हो रही है। अब जब आप अपने आप को टर्न करके देखेंगे तो आपकी अपर बॉडी अलग टर्न होती है, आपके आर्म जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, और आपके लोअर लेग्स मतलब पैर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो बेसिकली रिफ्लेक्सेस आर द वंस व्हिच विल
which are the primary drivers of motor skill. Reflexes are the one which will teach the child movement. If reflexes are present, primitive reflexes, the child will have motor skill, but that will not be fine motors. Fine in the sense यहाँ पे कह रही हूँ कि dissociative movement नहीं होगी. The child will still be performing a single movement, throughout the arm, throughout the leg. So integration of these reflexes is very necessary. And most commonly when you see balance issues in your children, when you see writing reactions are weak in your children, reaction time की हम कई बार बात करते हैं, challenges होते हैं बच्चे को, reaction time कम है, तो या फिर कितने वो फोर्स की वो डायरेक्शन के कंसेप्ट्स की हम बात करते हैं, वो सारे रिफ्लेक्स की वजह से भी होता है कि रिफ्लेक्स जो है प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हुए हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो कैसे इम्पैक्ट करता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर इंटीग्रेट नहीं होते तो वो टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नहीं आएगी. डेवलपमेंट हो रही है, मूवमेंट कैन स्टिल बी परफॉर्म, बट दैट टिपिकल मूवमेंट हाउ इट शुड बी एक्चुअली डन, दैट फाइन दैट स्पेसिफिक मूवमेंट एट डिफरेंट जॉइंट्स इन आवर बॉडी, दैट विल नॉट बी एबल टू happen, that will not take place. Next slide please. So what are gross motor milestone? Because हम primitive reflexes की बात कर रहे हैं इसलिए हम markers की बात कर रहे हैं. अब जैसे 3 months का है, so midline आती है when the child is able to eat something. तो midline, अगर midline नहीं आएगी तो bilateral hand use नहीं आएगा, दोनों हाथ से काम करने. If I talk about one simple activity, catching a ball and throwing a ball, you need 2 hands. For most of the gross motor skill you need to integrate left and right side of your body, तो वो ही नहीं आ पाती. अगर 3 months में अगर ये प्रोन एंड सुपाइन मतलब सीधा लेटना और बैक साइड पे उल्टा लेटना अगर ये प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, 4-6 months में जब ट्रांसफर करते हैं तो मूवमेंट मैनिपुलेशन आ रही है फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड. व्हेन यू आर राइटिंग यू यूज योर राइट हैंड, मोस्ट ऑफ अस आर राइट हैंड, वी यूज आवर राइट हैंड, बट देन वी नीड टू होल्ड आवर पेपर और the copy from our left hand. When you're eating you will use your spoon or fork with the right hand, but you will hold the the bowl or the plate with your left hand. So most of the things that we do with the right hand, our left hand is supporting us. So if these skills at 3 months, 4 to 6 months, इसमें अगर development challenges हैं तो आपको later stages में देखेंगे कि वो bilateral hand use नहीं आ रहा है. Now when we talk about 7 to 9 months, in and out of that movement, transitional movement में challenges है, उसमें आपको sitting, standing, balancing or walking on a plain path, walking on an uneven surface, going down the stairs, climbing up the stairs, इन सब में हमें challenge दिखता है. Transition from one movement to different movement में हमें challenge दिख रहा है. So everything that you see today can be somehow correlated कि उसका developmental pattern क्या रहा था, कहाँ पे उसको challenge आया था. Not everybody is going to be affected in the same manner. Not everybody is going to be affected यहाँ पर. Some will be affected at some place, some would be affected at some place. On a general note, we are trying to understand that how does developmental pattern, gross motor जो markers हैं, जो general development होती है, वो आज हमें later stages में developmental issues, developmental challenges को कैसे shape कर रही है, and why is this happening? So we can have a correlation and understand about it. I can see the presentation again. One second, ma'am. Sure. There are people who sometimes share their screen. I don't know. No problem. Sharing the screen. Yeah. So I just removed that person. Yeah. Please carry on. I hope now you can see. Yeah. So similarly, all these things कि crawling नहीं कर पा रहे हैं, you're standing, cruising around it. So cruising and walking will help you when balancing also. तो इस तरह से we can correlate. Next slide please. Sensory processing issues. We know कि autism में sensory processing issues होते हैं. Most of the cases have these challenges. अब sensory processing में क्यों motor skill association है. As we know कि हमारी ये जो sensory processes है ये हमारे इन यूट्रो ही डेवलप हो जाते हैं. वोम में जब बेबी होता है तभी डेवलप हो जाते हैं. टू स्टार्ट विद आई गिव यू वन एग्जांपल. एक मदर है, उनको मतलब ये केस स्टडी है. एक मदर उनको जो है लास्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में कहा था आपको बेड रेस्ट करना है, और बेड रेस्ट करने के बाद जो बेबी हुआ वो नॉर्मल डिलीवरी हुई, येट उसमें टेक्टाइल इश्यूज आए. व्हाई? बिकॉज जब बेड रेस्ट था
तो मतलब मदर वाजंट मूविंग नहीं था, तो जो इन यूट्रो आपको एक्सपीरियंस होता है, इन्फेंट को जो एक्सपीरियंस होता है टेक्टाइल का, जब मदर मूव करेंगी तो टच होगा, उसी में उसकी मूवमेंट होगी, वेस्टिबुलरिस जब मूवमेंट होगी, कहीं वो हिलेगा तो वो प्रेशर भी फील होगा। तो ये सारे हमारे जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस है ना, स्पेसिफिकली वेस्टिबुलर, प्रोप्रायोसेप्टिव एंड टेक्टाइल, ये सारे इन यूट्रो स्टार्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारा विजन भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा ऑडिटरी भी स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। तो ये सारे ही हमारे डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्योंकि प्रोसेसिंग इश्यूज होते हैं, चैलेंजिंग होता है ऑटिज्म में, और ये मोटर डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम करेंगे। वेस्टिबुलर में अगर चैलेंज आ रहा है, वेस्टिबुलर में अगर हमारे प्रोसेसिंग इशू है, तो बैलेंस में और मूवमेंट में हमें चैलेंजेस आएंगे। ट्रांजिशन अगर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बच्चा कैसे मोटर स्किल करेगा? अगर उसको वॉक करना आता है बट उसको जो है वन लेग स्टैंडिंग अप का, पैर उठा के किक करना है, अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा तो वो किकिंग नहीं सीखेगा, वो डांसिंग नहीं सीखेगा। इस तरह से होता है। अगर मूवमेंट की हम बात करेंगे और उसको एक क्लोज स्पेस में मूव करना है, जो हम नॉर्मली एज ए ट्रीटमेंट देखते हैं, ऑब्स्टैकल कोर्स हम देते हैं उसको, एज ए इंटरवेंशन यूज करते हैं टू ट्रीट दैट। तो वो डिफरेंट जगहों पे कैसे उसने अपनी बॉडी को मूव करना है वो नहीं कर पाते हैं बच्चे। ऐसे प्रोप्रायोसेप्शन है, फोर्स का नहीं पता। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि राइटिंग करते हुए बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बहुत कम फोर्स लगाते हैं, पेपर को पलट रहे हैं, टर्निंग पेजेस ऑफ अ बुक, एंड चिल्ड्रन समटाइम टेयर द पेजेस, और समथिंग लाइक कि वो जब खा रहे हैं तो वो जो स्पून है वो प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, द मूवमेंट दैट इज नीडेड स्पून में, फोर्स या तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं या बहुत कम लगा रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग ऑल्सो। जैसा अनदर एग्जाम्पल आई वुड से कि अभी मदर ने मेरे को कहा कि उसको आप कमांड दो कि गो एंड टेल योर डैडी दैट दिस इज टू बी डन, ही विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन रूम, एंड वो दूसरे रूम में जाते जाते चीजें भूल जाता है क्या करना है, इज गोइंग टू डू समथिंग एल्स। तो वो क्या है, वो भी सेंसरी प्रोसेसिंग है। अब उसको आपने एक सिंपल टास्क दिया, गो एंड कीप इट ऑन द टेबल, डाइनिंग टेबल पे, और वो उसने जाके जो है बेडरूम में रख दिया। तो वो ऐसा क्यों हुआ? सेंसरी प्रोसेसिंग है। इस तरह से जब वो मूवमेंट नहीं आ रही, जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, तो वो मूवमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाती है उसको कैरी फॉरवर्ड करना प्रॉपर्ली। जैसे इमिटेशन, डांस, जब आप कॉपिंग फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड, ये भी आपके मोटर स्किल्स जो होते हैं, कॉपिंग फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड, प्रोसेसिंग में चैलेंजेस आ जाते हैं। टेक्टाइल में अब बच्चे नॉर्मली हम ऑटिज्म में देखते हैं, बच्चों को लग जाती है तो वो ब्लीडिंग भी हो रही है बट बच्चे रो नहीं रहे हैं, दे वोंट कम एंड टेल यू कि आई गॉट हर्ट, बिकॉज टेक्टाइल इश्यूज होते हैं। सो दिस इज हाउ मोटर डेवलपमेंट में चैलेंजेस आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ब्रेन मैपिंग चेंजेस। अब ये बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं एंड वो ये देख रहे हैं कि ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑटिज्म में देखा गया कि अल्फा वेव्स जो हैं वो विजुअल डिस्ट्रैक्टर्स के साथ चेंज नहीं होती। दीज आर सम ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स व्हिच आई एम बेसिकली शेयरिंग विद यू। अल्फा वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली कोरिलेट करती हैं चीजों से rather than language. So when a child is doing something, playing with his or toy, his favorite toy or something, and you're coming and saying, leave this, it's time to do something else, the child will not listen to you. Yeah, you are saying the child is making a drawing and you want him to write something, and the child is not listening to you, you would say he can write but he doesn't write. तो वो क्यों हो रहा है? नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ब्रेन में अल्फा वेव्स ज्यादा है, अल्फा वेव्स हमें पता है चीजों से ज्यादा एसोसिएटेड होती है। सो देयर आर सो मेनी लेवल्स जहाँ पे हमें पता चलता है कि वाई ऑटिज्म के बच्चों में ये सारे हमें चैलेंजेस दिखते हैं। एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, लैंग्वेज को ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो लर्निंग एबिलिटी में डेफिनेटली फर्क आ जाता है। लर्निंग हमारी मोटर स्किल्स में भी होते हैं, लर्निंग हमारे थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन में भी इफेक्ट करती है। Then there is this thing EEG oscillation, जो हमारी वेव्स होती हैं, EEG वेव जो हम ब्रेन में देखते हैं, वो एटिपिकल है, मतलब उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, और इसलिए अराउजल, अलर्टनेस जो है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। अब अलर्ट नहीं होगा बच्चा, डेफिनेटली जो भी आप टास्क कराते हो वो मुश्किल होगा, एंड सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मोटर स्किल्स एज वेल।
Excitatory and inhibitory balance, doing something. The child loves to, jump. जो हम कहते हैं excited है, jumping हो रही है, flapping हो रही है, child is shouting, screaming, ये जो हम normally बात करते हैं. तो जो normal movement pattern करना है वो क्यों नहीं कर पा रहे? The child is jumping and jumping, the child is flapping his hand and flapping his hand. The child cannot stop that, क्योंकि वो imbalance जो हो रहा है, it is seen कि ASD में वो EEG जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो EEG पैटर्न है वो चेंज है, और इसलिए ये इम्बैलेंस हमें वहाँ पे दिखता है. एंड दैट हैज अ डायरेक्ट रोल टू प्ले इन मोटर स्किल डेवलपमेंट एज वेल. नेक्स्ट, so mind body connection, this is in association with the research done. There were different researches done, उसमें ये चीज और देखी गई थी कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो ब्रेन के जो वेव्स हैं वो चेंज करते हैं. जब हम रॉकिंग पैटर्न होता है, टू एंड फ्रो जो मूवमेंट होती है, उसमें भी ब्रेन के जो मूवमेंट है, ब्रेन पैटर्न जो आ रहा है वो चेंज हो रहा है. जब रिदमिक ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कामिंग इम्पैक्ट आ रहा है. तो दिस इज बेसिकली, दिस रिसर्च इज टेलिंग अस कि माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है. हमें पता है ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल चैलेंज. तो न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस इन टिपिकल डेवलपमेंट की वजह से बॉडी में इफेक्ट आ रहा है. सिमिलरली हमारे माइंड में जो डिफरेंट EEG पैटर्न है उसकी वजह से हमारे मोटर स्किल भी इफेक्टेड है, बिकॉज द माइंड हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद बॉडी. So that's how we know कि autism में motor challenges क्यों आते हैं. Next, अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ मोटर चैलेंज है. मोटर चैलेंज की वजह से मोटर मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है अगर, तो कहाँ कहाँ उसकी लाइफ में फर्क आएगा. क्योंकि डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही हैं तो डिसफंक्शन है. डिसफंक्शन है जो हमारा नॉर्मल कंटिन्यूम ऑफ फंक्शन है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है उसमें जो है डेविएशन है, इधर इट्स मोर और इधर इट्स लेस. तो वो डिसफंक्शन होता है. डिसफंक्शन कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ अराउजल लेवल, अलर्टनेस नहीं है. कभी कभी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को आता है बट बच्चा अपने में ही खोया हुआ है. The child is listening to you, but the child is not performing when you are saying that to them. Attention issues आते हैं, the child is not paying attention. Emotional dysregulation, कुछ upset हो गए, something happened and the child is crying, and the child is crying for a very long time. The child doesn't want to stop laughing or stop jumping when the child is very happy. मेमोरी डिफिकल्टी, द चाइल्ड हैज बीन डूइंग दैट बट फिर भी वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता. समवेयर डाउन द लाइन मेमोरी चैलेंजेस भी होते हैं. नॉट एवरी चाइल्ड विल बी अफेक्टेड एंड द डिग्री ऑफ इफेक्ट विल आल्सो बी डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड. दीज आर सम ऑफ द जनरल थिंग्स. तो हर बच्चे में हर चीज दिखेगी ऐसा नहीं है. बैलेंस, जैसे हमने पहले बात की थी, बायलैटरल हैंड यूज, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी अवेयरनेस. अवेयरनेस नहीं है बॉडी का, कौन सा हम कहाँ पर है. जब आप नॉर्मली ऑटिस्टिक बच्चों को डांस कराते हैं, आज हम राइट हैंड अप करना है तो कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे. फिर आज हम ऐसे करना है, पूरा राइट आर्म ऊपर करना है, तो कुछ बच्चे आधा करेंगे, कुछ बच्चे पूरा करेंगे. योगा करवाते हैं तो उसमें हमें ये डिफरेंसेस देखता है. पोस्चर, अटेनिंग अ डिफरेंट पोस्चर, जो हम योगा में भी देखते हैं या हम डांस पैटर्न्स में देखते हैं. बॉडी मूवमेंट्स, ट्रांजिशनिंग. अब कोई भी स्किल सिखा रहे हो, बैडमिंटन, रनिंग, स्किपिंग, तो बॉडी मूवमेंट्स जो अचीव करने होते हैं, जिसके हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं, वो भी हमारे इफेक्टेड होते हैं. लर्निंग एबिलिटी, क्लासरूम टास्क में इफेक्ट आता है. कोर स्ट्रेंथ, वीकनेस होती है. जब भी बच्चे बैठते हैं बहुत स्लाउच करके बैठते हैं, लेटे रहते हैं, सीधा नहीं बैठते. अपराइट पोजीशन जो होती है विदाउट सपोर्ट अगर बैठना है इवन इफ फॉर हाफ एन आवर, तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर देम. और इसीलिए कोर स्ट्रेंथ वीक होती है. अगेन यू विल सी डिफरेंट फाइन मोटर स्किल्स में उनके वीकनेस होती है. उनके सो फाइन मोटर कोर स्ट्रेंथ की वीकनेस की वजह से भी होते हैं. फाइन मोटर स्किल में वीकनेस है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोर स्ट्रेंथ. या हैंड राइटिंग इश्यूज है, इट इज बिकॉज ऑफ कोर स्ट्रेंथ. तो एवरीथिंग इज कोर रिलेटेड. स्पीच एंड कम्युनिकेशन में भी चैलेंज होता है. परफॉर्मिंग एवरीडे टास्क, अगेन सोशल पार्टिसिपेशन, इंटरैक्टिंग विद यू, interacting with the outer world, interacting with friends, interacting with teachers, interacting with peer group. Okay, अभी ठीक है? I hope आवाज अब क्लियर आ रही. Somebody texted me, voice break हो रही है. So social participation is another area जहाँ पे motor skills नहीं होंगे तो impact आएगा. See, अगर motor skills नहीं है, the child cannot play,
तो नॉर्मली क्या होता है, स्कूल में जब जा रहे हैं सारे बच्चे खेल रहे हैं, या आपके जो नेबरहुड में बच्चे खेल रहे हैं, द चाइल्ड कैन नॉट efficiently throw a ball at a target or do certain movements like bat ball खेलना है, तो इवन ओके, तो इवन देन क्या होता है, सोशल पार्टिसिपेशन चैलेंजेस आते हैं। नॉर्मली बच्चों के पेरेंट्स का भी ये कंसर्न होता है कि बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो और वो ट्रांजिशन मुश्किल है, तो इट हैज अ डायरेक्ट रोल इन पार्टिसिपेशन ऑल्सो। इवन इफ द चाइल्ड इज वर्बल, इवन देन वो सोशल पार्टिसिपेशन जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, हमने अभी बात करी थी ब्रेन मैपिंग की, माइंड बॉडी कनेक्शन की, वो रिसर्चेस हुई हैं जो हमें बताती हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारे ब्रेन का ही पार्ट है, जहाँ पे हम सोचते हैं। सो इट हैज बेसिकली टू मेन थिंग्स, वन इज थिंकिंग, हम क्या करने वाले क्या करेंगे वो हम सोच रहे हैं, डूइंग इज द एक्चुअल एक्ट ऑफ डूइंग इट। सो व्हेन यू हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, यू आल्सो गोस फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड वर्किंग मेमोरी। सो क्या होता है, थिंकिंग इज all these components are part of thinking, planning and organization, and doing is actually performing it up. As an autistic parent, you would very well correlate with it कि अगर आप बच्चे को कहोगे you have to maybe sit and eat your food, so if he is doing it regularly, good. If he is not doing it regularly, वो challenge होगा. If you're making him do basically eating his food on a dining table, he can perform it. But if you ask him to eat his food on the floor the next day, the child might have issues, might have challenges कि अब नीचे बैठना है तो posture change हो जाएगा, placement of plate change हो जाएगी, तो अब कैसे करना है, तो ये challenges भी देखते हैं हम, और इनकी वजह से भी हमारे मोटर स्किल में इफेक्ट आता है। रिस्पॉन्स इनहिबिशन, तो चाहे होता है ना, नॉर्मली पेरेंट्स हैव दिस कि बच्चा कर रहा है तो बस कर रहा है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, तो कंटिन्यू विद दैट इज इजी, बट इफ यू आस्क द चाइल्ड टू स्टॉप, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ऑटिज्म राइट नाउ, if you ask the child to stop, then that is a big challenge, वो नहीं होता। it is because executive function में भी challenges होते हैं। emotional control, कहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, if he is happy, if he is sad, तो कहाँ पे कितना एक्सप्रेस करना है, that is a challenge। सस्टेन अटेंशन, एक टास्क को करते ही रहना, फॉर सम चिल्ड्रन इट इज कि वो करते रहेंगे, फॉर सम चिल्ड्रन दे कैन नॉट सस्टेन दैट। इनिशिएटिंग, बहुत सारे बच्चों में ये चीज देखी गई है, डिपेंडेंसी होती है, दे कैन परफॉर्म अ टास्क, बट जब तक उनका वो थेरेपिस्ट, उनके मदर, उनकी टीचर उनको कहेंगे नहीं ना यस डू इट या डूइंग इट राइट, वो तब तक वो स्टार्ट ही नहीं करते। दे कैन परफॉर्म द एंटायर टास्क वेरी वेल, बट जब वो टास्क इनिशिएट करना इज अ चैलेंज। you don't, जब तक you don't say yes you can do it, or this is what, yes you're doing it correctly, this is what you have to do, they won't be starting it। flexibility, you are doing an activity and suddenly the plan changes, नहीं आज ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, you've been coloring with red color, but you say कि नहीं आज हम paint करते हैं, let's just paint it with the blue color, the child might not be comfortable with it। flexibility is a challenge with them। so these are impact basically ऑन ऑटिज्म, और इसी का इम्पैक्ट आपका डायरेक्ट मोटर स्किल में भी आता है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनिशिएट नहीं कर पा रहे, इमोशनल सस्टेनेंस नहीं है, तो मोटर स्किल में भी चैलेंजेस आएंगे। सी एवरीथिंग इज बेसिकली कोरिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सब कॉर्टिकल लेवल पे क्या क्या फर्क आ रहा है, व्हाट चेंजेस कैन वी सी ऑटिज्म में भी। इंटेंस इमोशंस होते हैं, इम्पल्स रिएक्शन, सडनली रिएक्ट कर दिया, रिजिडिटी जिसकी हम बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, हाउ आर वी डूइंग। अ चाइल्ड माइट लर्न समथिंग द चाइल्ड इज एबल टू डू, बट हाउ वेल द चाइल्ड इज डूइंग, इज देयर some component of the activity which needs to be changed, some component of the activity which needs to be modified, कुछ चेंज करना है, कुछ वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, वो एबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में थोड़ी सी चैलेंजिंग रहती है, कम होती है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड भी ऑटिज्म में बहुत ज्यादा वैलिड है। इट सेज दैट द चाइल्ड वुड नो व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, बट जो सामने वाला कर रहा है वो नहीं पता चलेगा। अंडरस्टैंडिंग द अदर्स पर्सपेक्टिव इज अ चैलेंज।
आप क्या बोल रहे हो, what are you saying, what are you feeling, what are you perceiving, वो नहीं समझ में आता. It is always one sided. It is like me, I and myself. It is something कि वो हम autism में देखते हैं. With research हमें पता चला कि theory of mind is present in them कि उन्हें सिर्फ I, me, myself पता है. They don't know about you. You are a different identity, but understanding your perspective is a challenge. उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपके मन में आपके हिसाब से चीजें कैसे जा रही हैं, वो नहीं होता. जिसके हम एक तरह से हम बात करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन. अनदर नेम फॉर इट कुड बी सेल्फ रिफ्लेक्शन. नहीं आ रहा, नहीं होता है उनमें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, so this is how we've been understanding कि मोटर स्किल में कैसे कैसे challenges आते हैं and motor skill activities क्या होती हैं. Gross motor skill activities and fine motor skill activities. See, any activity that you perform जिसमें आप पूरी body को use कर रहे हैं, वो हमारी gross motor skill activity होती है. So you can perform different activities in intervention. It could be jumping, it could be running, it could be skipping, it could be dancing, it could be आप क्या कहते हैं ये करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, क्रिस क्रॉस करवा रहे हैं, आप थ्रोइंग करवा रहे हैं, आप पिकिंग अप एंड कीपिंग इट ऑब्जेक्ट्स करवा रहे हैं, कुछ भी आप ऐसे मूवमेंट करा रहे हैं, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटी. और कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें आप सिर्फ हैंड यूज कर रहे हैं, फिंगर यूज कर रहे हैं, दैट इज योर फाइन मोटर एक्टिविटी. जैसे आप कलरिंग करवा रहे हैं, सिजर्स करवा रहे हैं, टाइंग अ नॉट करवा रहे हैं. So these are our fine motor skill activities. इसके लिए I have this my own channel Varnita Occupational Therapy. उसमें I have certain videos only on gross motor skill activities and only on fine motor skill activities. You can watch that video also. उसमें आपको एक list of activities मिल जाएंगी कि हम gross motor में क्या करा सकते हैं, fine motors में क्या करा सकते हैं. So thank you and let's start with questions. Yeah. So let's first go through the questions which we received at the time of registration. Parents have shared their question. Yeah. So let's go through that. I have this question: how to improve attention span for gross motor skill? Attention improving activities specifically हम करेंगे. The child well does fine with fine motor skill. When it comes to gross motor skill, it seems difficult. जो भी है मिस्टर रमनप्रीत, I would like to tell you, जब तक gross motor skills अच्छे नहीं होंगे, the child just cannot do fine motor skill. Gross motor skills are building blocks for fine motor skills. So if you say कि the child can do fine motor skills and gross motor skills नहीं कर रहा है, तो वो attention issue नहीं होगा. या attention issue, gross motor skill definitely बच्चा कर सकता है, fine motor skills नहीं कर पा रहा है. तो first thing, attention का आप जो कह रहे हो, it could be कि the child doesn't like to do those kind of activity. There is something missing in it, and high coordination seems difficult. And when it comes to games like badminton, tennis, catching and throwing a ball, see, there is something missing in it. क्योंकि अगर gross motor skills बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो fine motors नहीं हो पाएंगे. Fine motors करने के लिए you need gross motor skill, you need good core strength, you need to obtain that posture, you need high hand coordination. आप कोई भी fine motor skill उठाएंगे तो उसमें ये सारे skills हमारे mandatory हैं. अगर बच्चा fine motor skills कर पा रहा है तो core gross motor नहीं कर पा रहा है, this is not possible. इसमें कुछ और missing है component. Please try to see the situation and analyze it. There's something missing in it. Definitely attention issues हो सकते हैं, but there's something more that can be done. Attention issues के लिए different attention specific activities होती हैं. जैसे आप bubbling करते हैं, bubble blowing होते हैं, so pricking those bubbles हो सकता है. आप कोई भी वो ले लीजिए, कार्डबोर्ड या कुछ ले लीजिए, उसमें आप सर्कल्स बना दीजिए. अगर नंबर कंसेप्ट है तो नंबर्स डिफरेंट आपने उसमें लिख दिए हैं, एंड यू कैन आस्क योर चाइल्ड कि उसमें वो क्या कहते हैं पेन या कुछ ले ले एंड ही हैज टू पॉइंट इट. तो अटेंशन के लिए इस तरह की आप एक्टिविटीज कर सकते हैं. बट आप एक बार सिचुएशन देखिए कि क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग चैलेंजिंग इन इट, देयर इज समथिंग डिफरेंट इन इट. जब तक ग्रॉस मोटर स्किल अच्छे नहीं होंगे, बच्चा फाइन मोटर्स नहीं कर पाएगा. अगर वो फाइन मोटर्स कर रहा है तो डेफिनेटली वो ग्रॉस मोटर कर पाएगा, या तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है. कुड बी वन रीजन, और यू प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं कर रहा है. देयर कुड बी सम अदर रीजंस आल्सो. रिएक्शन टाइम क्यों कम है? रिएक्शन टाइम, समटाइम्स वी नो द चाइल्ड हैज द स्किल दैट
takes too much time to respond for the activity. He knows how to catch the ball, but reaction time is too much that he misses to catch the ball. How this can be improved? Reaction time improve करने के लिए हम specifically उसी पे focus करते हैं. तो आप जो है सिंपल लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं. कैचिंग एंड थ्रोइंग इज अ वेरी गुड स्किल विद योर चाइल्ड. तो यू कैन से कि ऑन कमांड करना है. तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी दो जिसमें आप रेपिटेटिव कमांड्स दे रहे हो अपने बच्चे को एंड देन ही हैज टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी. रिएक्शन टाइम इंप्रूव करने के लिए जैसे यू से स्टॉप एंड स्टार्ट. बॉल थ्रोइंग में थ्रो द बॉल, stop the ball, throw the ball, stop the ball, throw the ball, and eventually आप उसको टाइम करो. जैसे वॉकिंग आप करवा सकते हो, स्टॉप स्टार्ट टर्न लेफ्ट. बेसिकली रिएक्शन टाइम के लिए आपको उसको यूज टू कराना है कि आप कमांड दो और वो रिस्पॉन्ड करे एंड इवेंचुअली वो जो है आपको जो उसको ड्यूरेशन है जिसमें आप रिएक्शन उसका वेट कर रहे हो वो कम करना है. ओवरहेड ओटी एक्टिविटी आइडियाज kids generally do whatever is at their eye level, below eye level. How to improve overhead activity when shoulder strength is used and front reaching, side reaching is more concerned. तो जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो ऑलरेडी द चाइल्ड कैन डू सर्टेन एक्टिविटीज, वो उसकी प्लेसमेंट आप थोड़ी सी ऊपर दे दो एंड यू कैन ऑलवेज गिव हिम अ रिमाइंडर. जैसे आप कह रहे हो बॉल कैचिंग एंड थ्रोइंग इज गुड विद हिम, तो आप उसको कहो बॉल ऊपर से थ्रो करे, बॉल ऊपर से कैच करे. उसकी जो डेली यूज की एक्टिविटीज है सर्टेन टॉयज जो उसको बहुत पसंद है घर पे, वो आप ऊपर किसी शेल्फ में लगा दो सो दैट ही हैज टू रीच अप. यू कैन ऑलवेज गिव हिम अ रिमाइंडर. विजुअल रिमाइंडर्स आर वेरी गुड ऊपर तक पहुंचने के लिए. तो उसे वो ऊपर जो आप कह रहे हो अबव शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छी है और ऊपर नहीं पहुंचता है तो वो आदत उसकी आ जाएगी. आई होप ये आपको आंसर मिल गया है. आप एक बार और इस ग्रॉस मोटर्स एंड फाइन मोटर स्किल में जब आप कराते हो, सी व्हाट अदर कंपोनेंट्स you can analyze and then get back to me for that. Right. So let's move to the next question. Next question. Yeah. So kids have motor planning issues not only with body but also in thinking when it comes to table talk. What activities can be done to improve motor planning? See, motor planning is a very big concept. अब इसमें तो है बहुत different steps होते हैं जब हम motor planning की बात करते हैं. So motor planning के लिए हम basically क्या करते हैं, हम different exposures देते हैं, exposure to different environment. And first thing is कि जो बच्चा already कर पाता है, let the child do the same activity, but एक environmental challenge आप उसमें add कर दोगे. Ball catching and throwing बच्चे को already आता है. Now whether the child is doing ball catching and throwing inside the home और वो बाहर कर रहा है, तो अगर वो ऑलरेडी घर पे बहुत अच्छा करता है तो आप बाहर कर सकते हो. अगर वो घर पे कर रहा है तो आप उसमें ये चैलेंज ऐड कर सकते हो कि ही स्टैंडिंग ऑन अ दिस थिंग बैलेंस बोर्ड एंड देन डूइंग इट. तो जो एक्टिविटी ऑलरेडी बच्चा कर पा रहा है उसमें कोई एक एलिमेंट आप उसको ऐड ऑन करके चैलेंज दे दो और उसको ये देखना है कि वो कैसे कर पाएगा. एनवायरमेंट में एक चैलेंज आप ऐड कर दो, वो मोटर प्लानिंग का एक लेवल ऊपर जाएगा. जब वो बैलेंस बोर्ड पे कर पा रहा है देन आप बॉल वो चेंज कर सकते हो, बाउंसी बॉल ज्यादा बना सकते हो, फ्लैशी बॉल आप ले सकते हो जो लाइट एमिट करती है, एक और आपने कंपोनेंट ऐड कर दिया. सो मोटर प्लानिंग के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एक्टिविटीज बच्चा कर सकता है उसमें एक एक स्टेप हम एक चैलेंजिंग बनाते चले जाते हैं. ओनली वन स्टेप चैलेंज एंड जब वो करते हैं तो इवेंचुअली प्लानिंग डेवलप होती जाती है. बेसिकली हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, कंफर्ट जोन में सिर्फ एक चैलेंज दिया, उसमें मोटर प्लानिंग करनी है. चाइल्ड को अगर रनिंग आती है तो रनिंग अभी वो ऑन प्लेन सरफेस कर रहा था, आप उसको कहो रनिंग जो है वो अनइवन सरफेस पे कर दे, या रनिंग करते हुए एक बार जंपिंग कंपोनेंट ऐड कर दो. बट वो जंपिंग कंपोनेंट पहले आप बताओगे कि इस मोमेंट पे करनी है, फिर आप कभी भी ऐड कर दोगे दिस इज द पाथवे वी हैव टू गो. तो आप जिस भी एरिया में मोटर प्लानिंग ऐड करना चाहते हो, जो स्किल ऑलरेडी आता है उसमें एक कंपोनेंट चैलेंजिंग आप ऐड कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what all can be done in a fun way to target tactile defensiveness? How to enhance child score? अच्छा, these are different parts. So tactile defensiveness के लिए हमें पता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है. तो जो हम जिस भी तरह का हम टेक्सचर दे रहे हैं बच्चे को, जो वो ऑलरेडी ले पा रहा है, बर्दाश्त कर पा रहा है, सेंसिटिविटी जिस हद तक है उससे एक स्टेप आगे दे देते हैं. तो फन वे में करने के लिए आप कुछ भी
जेली टाइप सब्सटेंस ले सकते हो, एलोवेरा ले सकते हो, पैचेस ले सकते हो. यू कैन यूज दिस इन योर डेली रूटीन ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से कि आजकल मस्किटोज बहुत होते हैं, तो यू कैन आस्क योर चाइल्ड कि मस्किटो पैच सबको लगाना है या मस्किटो की क्रीम सबको लगानी है. या फिर आप कोई कुकिंग में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप कुछ मैदा वैदा मिला के सब वो तैयार कर रहे हो, इवन इफ यू आर मेकिंग अ केक और समथिंग, तो यू कैन इन्वॉल्व योर चाइल्ड कि चलो मिक्स करेंगे, लेट्स मिक्स इट. इफ नॉट विद हैंड्स तो आप उसको एक मिक्सर दे दो, वो मिक्स कर रहा है, इवेंचुअली वो थोड़ा थोड़ा हाथ में लगा रहा है. और मे बी फन के लिए, जैसे अगर आपके पास मेहंदी है, आप मेहंदी लगवा रहे हैं या आप कलर लगा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को दे दो. या फेस पैक लगा रहे हैं तो अपने बच्चे को दे दो, ओ लेट्स अप्लाई अ फेस पैक, यू कैन अप्लाई ऑन मी एंड आई कैन अप्लाई ऑन यू. तो बेसिकली दीज आर सर्टन, मतलब इस तरह से आप डिफरेंट टेक्सचर्स को यूज कर सकते हैं और उसको ये नहीं लगेगा कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं. एंड देन हाउ टू एनहांस चाइल्ड्स कोर एक्टिविटीज के लिए स्ट्रेंथनिंग की जाती है. एक्टिविटी ओके, कोर के लिए आप बेसिकली एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिम बॉल पे पुल टू सिटिंग टू स्टैंडिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं, सिट टू स्टैंड हो सकता है. फिर आपका जो होता है, जो लेग्स होती हैं, लेग की मूवमेंट आप कर सकते हैं, रेजिंग योर लेग्स वो आप कर सकते हैं. या फिर आप स्क्वैट्स कर सकते हैं, वॉल स्लाइड्स कर सकते हैं. और प्रोबेबली कुछ हेवी आप सामान दे सकते हैं, चाइल्ड कैन पिक इट अप एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड देन कीप इट. तो इस तरह से आप चाइल्ड के ये कोर स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं. एंड दिस आई कैन शेयर विद यू सम पिक्चर्स बॉल के ऊपर, जिम बॉल के ऊपर आप जो कर सकते हैं लेटर ऑन, कि आप क्या क्या एक्टिविटीज और कर सकते हैं. My daughter is turning eye corners, does visual swimming. How can we control it that it impacts focus as well? So visual आई कॉर्नर्स में है, तो बेसिकली विजुअल सेंसिटिविटी है. विजुअल के लिए आप जो है ना उसको एक्सपोजर टू डिफरेंट विजुअल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं. जैसे आप लाइट्स यूज कर सकते हैं और आप वो जो होते हैं बबल्स हो सकते हैं डिफरेंट कलर्स के जो हमें देते हैं. या फिर आप एक विजुअल बॉटल्स बनती हैं जिसमें आप बहुत सारे पानी में स्पार्कल्स डाल देते हैं. तो आप बेसिकली आपने जो वो विजुअल कॉर्नर से ले रही है, जो सीकिंग हो रहा है और दैट सेंसरी सीकिंग जो हो रहा है, उसको आप एक प्रोडक्टिव तरीके से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे दे दो. वो नीड हमारी जब फुलफिल हो जाती है तो वो बिहेवियर जो है हमारा कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है. तो उसके लिए आप विजुअल बॉटल दे सकते हैं, विजुअल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट लाइट्स दे सकते हैं, या फिर आप फ्लोरोसेंट लाइट बहुत कम इंटेंसिटी की दे सकते हैं. कई बार टी शर्ट्स भी आती हैं जिसमें फ्लोरोसेंट लाइट बनी होती है, तो आप वो पहन सकते हैं, कोई घर पे पहन सकते हैं. रात को यू कैन इंटरैक्ट प्ले टाइम में एंड द चाइल्ड कैन सी यू. तो इस तरह से आप कर सकते हो. या फिर आप वो जो हमारे पेपर्स आते हैं, ग्लिटर पेपर्स, जो शाइनी पेपर्स होते हैं, उनको काट के यू कैन मेक सम आर्ट वर्क एंड पैटर्न एंड द चाइल्ड कैन प्ले विद दैट. तो उसमें वो जो विजुअल इफेक्ट उसको चाहिए वो ले सकती है. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन डू. Okay, next question. How to teach a child to put optimum pressure while writing if they write too dark? तो प्रेशर जब challenges होते हैं, फोर्स का चैलेंज होता है, तो थ्रू एक्टिविटीज अगर आपको करनी है, so you can use different materials to write. जैसे प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, बॉल तो यूज कर सकते हैं, बलून्स यूज कर सकते हैं, फॉइल पेपर यूज कर सकते हैं. फिर कुछ अगर आपके पास जैसे व्हाइट बोर्ड होता है उसमें यूज कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है उसमें यूज कर सकते हैं. तो अलग अलग आप टेक्सचर का वेरिएशन जब आप देते हो राइटिंग में, तो वो भी बहुत हेल्प करता है फोर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए. एंड हाउ टू टीच अ चाइल्ड टू यूज सिजर्स. सिजर यूज जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल यूज होता है. एंड टीचिंग लर्निंग में हम क्या करते हैं बेसिकली सिजर पहले उसके फाइन मोटर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए हाथ की, कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए पोस्चर अटेन करने के लिए. फिर आप उसको सिजर इमिटेशन के थ्रू भी सिखा सकते हैं, उसको हाथ से सिजर यूज करके भी दिखा सकते हैं कि सिजर यूज कैसे होती है. फिर आप सिजर्स में भी वेरिएशन दे सकते हैं. सिजर्स कुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक,
अगर वो आपको सेफ्टी कंसर्न है तो सीजर हार्ड भी, हेवी जो सीजर्स आती हैं बड़ी वाली, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ कम है और वो प्रॉपर फोर्स, हल्का फोर्स लगा रहा है बच्चा, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रेडेशन ऑफ एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक उसके बच्चे की साइज की सीजर लेके उसको कट करवा के, मतलब मैनुअली आप अपना हाथ पकड़ के बच्चे को कट करवाना सिखाओ एक सर्टेन लाइन में, मतलब एक सीधी लाइन खींचे, एक पॉइंट पे उसको कट करना है। बेसिकली वो मूवमेंट सबसे पहले सीखे। जब वो मूवमेंट सीखेगा उसके बाद आप उसको जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे यूज कर सकते हो, कि एक पॉइंट पे करना है या सर्कल करना है। दैट इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट इज नेसेसरी। नेक्स्ट का क्वेश्चन ये है, the child has still not reached hand dominance and he sometimes uses both right hand left hand. मैम आपके ये बच्चे का एज क्या है? ये नेहा चावला. हम्म, Okay. I'm not sure whether Neha is here or not, but I guess शायद 4 या 5 years का है उनका बेटा. 5 years के एज तक एक्चुअली हैंड डोमिनेंस हमारा प्रॉपर्ली डेवलप होता है। 5 years से पहले हैंड डोमिनेंस इज नॉट एन इशू। वो लेफ्ट राइट दोनों करे तो कोई बात नहीं, बिकॉज 5 years इज द एज जहाँ पे हैंड डोमिनेंस हमारा प्रोमिनेंट होता है। तो अगर उससे पहले है तो इट्स ओके। वो टाइम पीरियड नहीं आया जब हैंड डोमिनेंस पूरा आ जाना चाहिए। Okay, so let's move to next question. हाँ, okay, Miss Rumi. My son uses a lot of pressure on pencil while writing. How to solve excessive pressure? See, handwriting का जो प्रेशर है ना, वो कहीं ना कहीं प्रोपाइसेप्टिव से भी रिलेटेड होता है। अगर सेंसरी में प्रोपाइसेप्टिव चैलेंजेस होंगे तो भी हमारा प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं। अगर हमारा कोर स्ट्रेंथ नहीं होगा, पोस्चर प्रॉपर अटेन नहीं कर पा रहे, तो भी हमारे चैलेंजेस आते हैं हैंड राइटिंग में। अगर हमारा बच्चे के मसल टोन में इशू है, टोन कम है, तो भी हैंड राइटिंग में इश्यूज आएंगे। अगर हैंड स्ट्रेंथ कम है तो भी इश्यूज आएंगे। अगर फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है तो भी बच्चे यूज करते हैं। अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं है तो भी प्रेशर आते हैं। तो राइटिंग में अगर आप एक्टिविटी बेस करो तो मैंने पहले क्वेश्चन आंसर किया था कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रेशर चैलेंज क्यों आ रहा है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वाई वो हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। हम जितनी बात कर रहे हैं सारे सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं इज इम्पोर्टेंट, कि वो जिस वजह से आ रहा है उसको एड्रेस करेंगे। विद कोर स्ट्रेंथ, इफ इट्स सेंसरी प्रोसेसिंग, आपका क्या कहते हैं प्रोपाइसेप्टिव चैलेंज है, या आपका हैंड स्ट्रेंथ कम है, या आपका फाइन मोटर स्किल उस बच्चे ने वो चीज सीखी नहीं है, या वो जैसे प्रेशर में हम ये भी कहते हैं कि फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी नहीं आई है, या ग्रास्पिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी हो सकता है। सो प्लीज ट्राई टू एड्रेस कि किस रीजन से वो चैलेंज आ रहा है। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड करनी है तो यू कैन यूज डिफरेंट वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स जिसमें आप लिखवा सकते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप जो लिख रहे हैं, जैसे पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। समथिंग कॉल्ड एज बिल्ट अप हैंडल्स वो आते हैं जो आप पेंसिल के ऊपर लगा सकते हैं, या आप किसी भी स्पून फोक में यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस बढ़ा देते हैं। जितना मोटा ऑब्जेक्ट होता है उतना हमारे फिंगर की जो मूवमेंट हमें करनी होती है वो कम हो जाती है। नॉर्मली बच्चे कई बार रिस्ट भी मूव करते हैं लिखने के लिए, या हम पूरा देखते हैं ऐसे आर्म यूज कर रहे होते हैं, कभी कभी अपना पूरा अपर बॉडी भी यूज कर रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं। तो वो कम करने के लिए अगर वो रिस्ट का एलिमेंट ही चैलेंजिंग है तो बिल्ट अप हैंडल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और एक और चीज आप कर सकते हैं, जो आप राइटिंग करते हैं प्लेन पे, नॉर्मली आप उसको स्लांट दे दीजिए, या फिर आप उसको जैसे हमारे राइटिंग बोर्ड होते हैं वॉल पे, आप वो भी दे सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन कि आप राइटिंग का वो फोर्स को नेचुरल एलिमेंट से ग्रेड कर सकते हैं। Another question, he also starts saying irrelevant lines when his demands not met or irritated and upset. How to work on this? ये behavior challenge है, उसके लिए you have to understand the behavior in detail कि वो excuse है, वो बहुत ज्यादा challenging और stress create कर रहा है, या वो अटेंशन सीकिंग है, या उसको कुछ और चाहिए। इज दैट टाइम पीरियड रेलिवेंट, इज दैट एक्टिविटी वेरी डिमांडिंग। तो वो सारे एस्पेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। आई हैव डन अ फुल सीरीज ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज गो एंड सी टू इट, बिकॉज जब तक आपको वो सिचुएशन समझ में नहीं आएगी, इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कई बार टाइमिंग सही नहीं होता इसलिए भी बच्चा नहीं करता। कई बार बच्चे को कुछ अटेंशन चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए, एस्केपिज्म है,
तो वही आपको डिफरेंट पैटर्न्स, वही आपका बिहेवियर डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंट में भी आपको दिखेगा। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसके लिए क्या इंटरवेंशन जो है वो सही रहेगा। सो नेक्स्ट इज, क्या फाइन मोटर एंड ग्रास मोटर की एक्टिविटी रोज करवानी चाहिए अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटी? नॉट नेसेसरली। फाइन मोटर ग्रॉस मोटर की आपको जो भी जनरली बच्चा उठ रहा है, ब्रश कर रहा है, डेली रूटीन में जो भी कर रहा है, तो उसमें ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज एंड फाइन मोटर ऑटोमेटिकली हो रही हैं। ये तो जो हम लोग वही सिखाते हैं जो हमारा डिमांड होती है, जैसे क्लासरूम टास्क है या डेली लाइफ का आपका कोई काम है जो इट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड वो चैलेंजिंग है, तो आप उसको वो सिखा सकते हैं, नॉट नेसेसरली आप इनको अटेंशन दें। नेक्स्ट Ramanpreet, no? My son writes very light. Please include this question to how to help him write properly on with too much or too less pressure. Pressure बहुत कम है तो भी हमारे different reasons हो सकते हैं, प्रोपाइसेप्टिव भी हो सकता है, मसल वीकनेस की वजह से भी कई बच्चे बहुत हल्का लिखते हैं, ग्रास्प नहीं आ रहा है तो भी लिख सकते हैं हल्का। तो उसके लिए भी आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप और एक चीज कर सकते हैं, उनमें प्रेशर ऐड कैसे करवाना है, फिंगर स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट करवा सकते हैं। वन इज फिंगर स्ट्रेंथनिंग जनरली, स्क्वीज बॉल, थेरापुटी, ये सारी चीजें आप फिंगर एक्सरसाइजर जो होता है उससे आप करवा रहे हैं। अनदर थिंग कुड बी जैसे स्टेपलर एक्टिविटी होती है जो फिंगर स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, या जो आपके थेरापुटी होती है उसमें आप इंप्रेशंस डाल रहे हैं थंब से, आप वो कर सकते हैं। या यूजिंग अ हाई इंटेंसिटी हाई रेजिस्टेंस थेरापुटी, ब्लू या ब्लैक कलर की, उसमें आप डिफरेंट शेप्स बनवा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड एक्टिविटी। तो इस तरह से कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप फिंगर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं आप वो यूज कर सकते हैं। या फिर आपके वो फोल्डर्स आते हैं मोटे मोटे फाइल फोल्डर्स जो बहुत हार्ड होते हैं उसमें वो आपको खुलवाना और बंद करना, या आपको पंचिंग करवानी, पंच यूज करना, ये सारे जो है फिंगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो आप ये सारी चीजें भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। My son moves his fingers very much. Is his finger stimming? Could be. Any exercise to help him as when he writes, or if his spoon flips it and therefore cannot do it independently. हो सकता है फिंगर मूवमेंट जो है, that could be one reason, not necessarily there could be another reason also. फिंगर स्टिमिंग भी हो सकती है, that मूवमेंट जो है वो प्रेशर ले रहा है, could be there. Could be कि वो विजुअल सेंसिटिविटी है उसमें, इसलिए वो विजुअल सीकर है, विजुअल ले रहा है। एंड स्पून यूज नहीं है तो इट कुड बी फिंगर स्टिमिंग की वजह से, इट कुड बी कि उसको स्पून यूज नहीं आता, फाइन मोटर चैलेंजेस हैं, क्रॉस मोटर चैलेंजेस हैं, मोटर प्लानिंग इश्यूज हैं, वो हो सकता है, और वो नहीं आ रहा है इसलिए वो बिहेवियर भी डेवलप हो गया। दीज आर पॉसिबिलिटीज। अब आपको इस सिचुएशन को और भी ज्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट कुड बी द रीजन कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर वो सेंसिटिविटी की वजह से है तो आपको डायरेक्टली उसको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर इट इज बिकॉज ऑफ विजुअल तो आप विजुअल ऐड करेंगे, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि आप विजुअल वो दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, फिर डिफरेंट लाइट्स या विजुअल आपकी बॉटल हो सकती है। अगर प्रेशर है तो आप फिंगर में जॉइंट कंप्रेशन यूज कर सकते हैं, फिंगर स्ट्रेंथ नहीं करवा सकते हैं। फिंगर स्ट्रेंथ जो है बेसिकली फिंगर हैंड्स में प्रोपाइसेप्टिव बहुत अच्छा देती है, दैट कुड रिलैक्स। एक प्री राइटिंग एक्टिविटी लिस्ट भी होती है जिसमें आप राइटिंग से पहले स्ट्रेंथनिंग और वो करवाते हैं। तो प्री राइटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं फॉर प्रिपेयरिंग द हैंड टू डू राइटिंग, वही हमारी होती है एक्टिविटीज फॉर प्रिपेयरिंग द हैंड टू डू फिंगर टास्क ऑल्सो, फाइन मोटर स्किल्स हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे ये मूवमेंट होती है प्रेसिंग द टेबल होती है, क्लंचिंग योर फिस्ट होती है, तो इस तरह से होती है मेकिंग अ फिस्ट एंड ऐसे करके आप उसको टाइट कर रहे हैं पुलिंग हो सकता है, तो वो बच्चा खुद से करता है। आप टू टीच योर चाइल्ड टू डू दीज थिंग्स चेक करना है फास्ट फास्ट, इस तरह से आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, my child has latency in tabletop activities, needs lot of prompts, selective hearing issues, lack and loss of concentration when reading or telling him a story. ओके, सो मैम मिसेस सुरभि जो आप बता रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपने यूज करनी है कि प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए हैं, टेबल टॉप एक्टिविटीज भी चैलेंजिंग है, हियरिंग इश्यूज भी हैं, कंसंट्रेशन भी है, तो आप सब चीजों को एक साथ एड्रेस नहीं कर पाएंगे। गो वन बाय वन
एंड देन यू जब आप कोई टास्क कर रहे हैं तो उस आप आई गेस आपको एक थेरेपिस्ट से डायरेक्टली इसके लिए बात करनी चाहिए पर्सनली रिलेटेड टू दिस, क्योंकि आपको एक टास्क में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें एक एक कंपोनेंट में आपको वर्क करना पड़ेगा और फिर आप उसको अचीव कर पाएंगे। इतनी सारी चीजों को आप एक साथ अचीव करना एक ही उसमें बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। प्लस ये भी है कि आपको यही चीज जो है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी देखनी है कि इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको कुछ ही एक्टिविटीज में दिखते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको हर एक्टिविटी में दिखते हैं। इज देयर अ बिहेवियर रिलेशनशिप ऑल्सो कि वो बच्चा नहीं करना चाहता। अगर सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस है तो आपको सेंसरी प्रोसेसिंग पे वर्क करने से, अब हेयरिंग का कह रहे हैं, अगर प्रॉम्प्ट है तो हो सकता है मोटर लर्निंग इश्यूज हो। अगर अटेंशन इश्यूज हैं तो कुछ भी कि वो या तो नहीं करना चाहता या एक्चुअल में उसका अटेंशन स्पैन कम है, तो आपको अटेंशन इम्प्रूविंग एक्टिविटीज करनी है। रीडिंग टेलिंग और रीडिंग अ स्टोरी प्रोबेबली उसका वो चैलेंज हो एरिया, वो स्किल थोड़ा उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए एस्केपिज्म बिहेवियर भी हो सकता है। और ये सारे कंपोनेंट्स आप उस टास्क में कराओ जो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं है तो आपको इसमें से आधी चीजें दिखें, तो आप इसको एक एक करके एड्रेस करना। Okay, so next time, Mr. Gaurav, how to increase focus? He is doing any activity or even eating. He will do one step like take one bite or write 1-2 words, then looking here and then. What we should do to persist attention? Okay, so इसमें behavior modification can help you. Reinforcing कि आप अभी he is doing one instruction, तो आप उसको 2 instruction दो, but those instructions have to be very small. एंड आप उसको विजुअल भी दे सकते हो, 2 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। व्हेन ही परफॉर्म्स दैट आप उसको रीइंफोर्स करो। एंड कुड ऑल्सो भी कि विद ऑटिज्म ये होता है कि एक चीज करी उसके बाद छोड़ दिया, वो भूल गए, फिर आप उसको, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हमने देखा है अटेंशन स्पैन हमारे बच्चों में चैलेंजिंग होता है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप उसको विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल प्रॉम्प्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। अभी वंस इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग है तो गिव हिम 2 इंस्ट्रक्शन, लेट हिम फॉलो दैट। अगर वो ब्रेक ले रहा है तो यू कैन यूज की ओ दिस इज समथिंग टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा स्विच ऑफ द लाइट एंड स्विच ऑफ द फैन, तो आपने कहा स्विच ऑफ द लाइट प्लस स्विच ऑफ द फैन, then stop, let you can wait and see अगर वो रिस्पॉन्ड कर, अगर नहीं रिस्पॉन्ड करे you can give him a prompt, आपने टैप कर दिया या आपने फैन की तरफ इशारा कर दिया या आपने विजुअल दे दिया, तो आप उसको फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप दो, बट दैट नेक्स्ट स्टेप हैज टू बी कोरिलेटेड, द नेक्स्ट स्टेप हैज टू बी वेरी स्मॉल एंड द नेक्स्ट स्टेप हैज टू बी इन कंजक्शन विद फर्स्ट स्टेप, वो जरूरी है। फर्स्ट स्टेप आप बोल रहे हो स्विच ऑफ द लाइट एंड नेक्स्ट स्टेप आप बोल रहे हो समथिंग एल्स बहुत ही डिफरेंट, तो वो चीज ना करो। तो अटेंशन के लिए वन स्टेप एट अ टाइम उसको इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस गायत्री का है, मिसेस गायत्री सॉरी। हाउ टू अचीव फिंगर स्ट्रेंथ फॉर स्केचिंग एंड कर्सिव हैंडराइटिंग? तो फिंगर स्ट्रेंथ के लिए कलरिंग विद इन बाउंड्रीज, सो विद इन बाउंड्रीज भी नहीं कर रहा है तो फिंगर स्ट्रेंथ कुड बी वन इशू जैसे आप पूछ रहे हैं, एंड विद इन बाउंड्री नहीं कर रहा है तो मोटर कंट्रोल की भी बात है, कितना मूवमेंट लेके आना है। नॉर्मली बच्चे वो मूवमेंट ग्रेड नहीं कर पाते हैं, कितना एक्सट्रीम तक चला गया, या फिर वो रिस्ट पे कर रहे हैं या वो आर्म पे कर रहे हैं, कई बार आर्म मूवमेंट करते हैं तब भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखो कि कौन सा वो जॉइंट यूज कर रहे हैं। डिसोसिएटिव मूवमेंट है, यानी जैसे हम रिफ्लेक्सेस में बात कर रहे थे। दूसरी चीज है स्ट्रेंथनिंग के लिए आप एक बार मेरा वो फाइन मोटर एक्टिविटीज की वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने उसमें ये सारी चीजें एड्रेस की हैं। आप पिंचिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं, प्लेटो एक्टिविटीज करवा सकते हैं, आप स्टेपलर पिन एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ये सारी हमारी एक्टिविटीज फिंगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं। स्क्वीज बॉल आप दे सकते हैं, फिंगर एक्सरसाइजेस को आप यूज कर सकते हैं, थेरा बैंड्स आते हैं, थेरा बैंड्स को आप यूज कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो है फिंगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Okay, one more thing, ma'am. Right now 6:05, and so next 10 minutes we will continue, and Okay. after whatever question will be left, we will address them in next webinar. ठीक है। So yeah, so I request parents if they have any question they can put in chat box. After this session we will further compile those questions and we will definitely take it in next webinar. Okay, so right now we're going through all those questions which we received from you guys at the time of registration. All right, Okay. ma'am.
So ये है सभा का. Okay. My daughters are secretly diaplegic. Okay. Somehow they are neglected to work on her hands. As a result, she still cannot use her fingers desperately and function like counting or tearing paper even cleaning. All this has been so thick. She started eating my Alzheimer fingers. नहीं कर पाती. राइट हैंड की जिस भी बड़ा awkward करती है. ओके सो ठीक है. अगर उसमें थोड़ी भी मूवमेंट है जो जी सीपी में ना नॉर्मली हमारे टोन भी बहुत वेरिएशंस होते हैं. टोन नॉर्मली हमें हाइपरटोनिक मिलता है, बट आपको टोन भी देखना है. आपके बच्चे का जो आर्म्स है वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिया है, और ये बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ ट्रीटमेंट प्लान जाता है. क्योंकि अगर हाइपरटोनिक है तो हम डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं. एक्टिविटीज से पहले हमें टोन नॉर्मलाइज करनी होती है. कोई भी मूवमेंट करने के लिए ऑप्टिमल लेवल ऑफ टोन चाहिए. टोन क्या होता है? मसल टोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे ऑटिज्म में भी हम कहते हैं ओवरऑल मसल टोन कम है. तो टोन इज बेसिकली एक रेस्टिंग स्टेट पे, जैसे हम अभी बैठे हुए, इवन आई एम सिटिंग राइट नाउ, तो रेस्टिंग स्टेट में हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं उनका क्या टेंशन है, अमाउंट ऑफ टेंशन जिससे वो एक पोस्चर को होल्ड करते हैं, वो टोन होता है. तो सीपी में ज्यादातर देखा गया हाइपरटोनिया होती है, सॉरी हाइपरटोनिक होते हैं, हाइपोटोनिया कम होता है. बट टोन डिफरेंस विल बी वन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा. पहले टोन नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है. उसके बाद जब टोन नॉर्मलाइजेशन होता है फिर हम जॉइंट पे आते हैं. जॉइंट मूवमेंट पूरा रेंज होना चाहिए. जैसे अगर हम रिस्ट की बात करें, यू कैन सी माय आर्म, सॉरी माय रिस्ट, तो वो रिस्ट की मूवमेंट पूरी आनी चाहिए. बिकॉज ऑफ सेरेब्रल पैल्सी, रिस्ट मूवमेंट मतलब जॉइंट की जो मूवमेंट है जिस रेंज पे आनी चाहिए वो जॉइंट रेंज लिमिटेड हो जाती है. तो रेंज पे वर्क करना है. रेंज आएगा फिर हमारा मोटर कंट्रोल के लिए हमें मोटर लर्निंग प्रोसेस यूज करना है. मोटर लर्निंग करवाएंगे फिर हम एक्टिविटीज पे जा सकते हैं. तो दिस इज वन कोर्स ऑफ एक्शन विच यू कैन टेक. इसके लिए आपको थोड़ा स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी. दूसरा अनदर कोर्सेज कि हम एनवायरमेंटल एक्सपोजर से डायरेक्ट एक्टिविटीज बच्चे को सिखा रहे हैं थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं जहाँ पे जो एक्टिविटी चैलेंजिंग है, जैसे फीडिंग इज अ टास्क, तो फीडिंग कैसे करवानी है वो हम इंडिविजुअली सिखाएंगे. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि अगर कुछ मूवमेंट है तो उसको वो फीडिंग सिखाई जा सकती है. अगर वो मूवमेंट अभी रिस्ट्रिक्टेड है तो हमारे पास असिस्टिव अडेप्टिव डिवाइसेस होते हैं. जैसे मैंने बिल्डअप हैंडल्स की पहले बात करी थी, तो इस तरह से बिल्डअप हैंडल के अलावा हमारे और भी अडेप्टेड यूटेंसिल्स होते हैं जिससे आपके वो फीडिंग प्रोसेस जो आसान हो सकता है. जैसे आप नॉन स्किट मैट यूज कर सकते हैं, एलिवेटेड आपके बाउल्स होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो फीडिंग प्रोसेस जो है आसान होता है. अब स्पून का भी डिफरेंट होता है. स्पून का जो स्कूप है वो आप जो है ज्यादा सर्कुलर कर सकते हैं. स्पेशल स्पून आते हैं जिसमें कि बच्चे को बहुत ज्यादा हाथ को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, हाथ को मूव नहीं करना पड़ता स्कूप करके स्पून में भरने के लिए. तो आप वो अडेप्टेड यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं जिससे वो स्कूप आसान हो जाएगा. एंड वो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, लिमिटेड रेंज ऑफ एल्बो मूवमेंट में भी ऑप्टिमम आपके फीडिंग का आ सकता है. तो एक एक एक्टिविटी जो आपकी लिस्ट है उसमें क्या क्या चैलेंज है इंडिविजुअली देखना पड़ेगा. इंडिविजुअली उसके रेंज, उसका टोन देखना पड़ेगा, उसमें कितनी मूवमेंट है और उसमें कितनी स्ट्रेंथ है ये देखना पड़ेगा. उसके बाद उस एक्टिविटी का आप इंटरवेंशन मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना. उसमें असिस्टिव और अडेप्टिव डिवाइस भी हम कौन सा यूज कर सकते हैं, हम उस इंडिविजुअल एक्टिविटी के बेसिस पे देख के वो बता सकते हैं. All right. Okay, how to improve low muscle tone of my child? So core strengthening activities करनी है. लो मसल टोन है तो सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि हमें एब्डोमिनल्स और बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है. स्ट्रेंथनिंग की बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, आई कैन शेयर दैट लिस्ट विद यू. अब थेरेपी बॉल पे भी कर सकते हैं बहुत सारी, जैसे एब्डोमिनल क्रंचेस होता है, पुशअप्स होते हैं, क्रॉलिंग भी हो सकती है आपकी. डिफरेंट वॉक्स होती हैं, बियर वॉक हो गई है आपकी, सोल्जर्स वॉक होती है आपके, क्या कहते हैं ये जो हम करते हैं सोल्जर्स मार्च भी होती है, बैक स्ट्रेंथनिंग होती है, वॉल स्लाइड्स होते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज बेसिकली जो भी आपकी स्ट्रेंथनिंग करती है. आई कैन शेयर दैट लिस्ट विद यू. आई गिव इट टू मिस्टर प्रमोद एंड वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं. मेरा आपको नंबर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
I want to know about low tone. How does it affect overall development? How to correct it? Very good question. Low tone. See, अगर tone नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा, tone is resting, muscle tension of a muscle, कि वो एक पोस्चर को अटेन करेगा. अगर आप सोचो लो टोन है तो बच्चा लेटा हुआ रहेगा हमेशा, स्लाउची पोजीशन. हम नॉर्मली टीवी देखते हैं तो ऐसे लेट जाते हैं ना, आधे से लेटे आधे से बैठे हैं. अगर आप कह रहे हो उसको खाना खाना, अगर आप उसको कह रहे हो राइटिंग करनी है, अगर आप उसको कह रहे हो कि रीडिंग करनी है, अगर बच्चा लेटा हुआ है तो कैसे करेगा? अगर आप कह रहे हो उसको उठ के चलना है, वो थोड़ी देर जाके चलेगा और फिर बैठ जाएगा या वो लेट जाएगा, ज्यादा वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उसको एक नॉर्मल पोस्चर अटेन करने में ही उसको बहुत चैलेंज हो रहा है. इसको आप कैसे समझ सकते हो? अगर आप समझो कि आपके कंधे पे आपने एक बैग लटका लिया है, 20-30 kgs ऑन ईच शोल्डर, 60 kgs का बैग लेके कितनी देर तक चल सकते हैं, कितनी देर तक अपराइट पोजिशन में आप काम कर सकते हैं? तो बहुत मुश्किल हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. इस तरह से वो होता है, उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी की मसल्स उनको बॉडी को वो अपराइट पोस्चर अटेन करने में सपोर्ट नहीं करनी है, वीकनेस है. और एक क्लासिकल एग्जांपल लो टोन का, ऐसे फीवर हो जाता है, फीवर के बाद आप उठ के नेक्स्ट डे रेसिंग करने जा सकते हैं? यू कांट डू इट ना, क्योंकि बहुत वीकनेस लग रही होती है. तो वो ही लो टोन का इफेक्ट होता है. इतनी वीकनेस फील होती है, इतना ज्यादा लूज रहती है बॉडी, कि आप देखोगे बच्चा जो है ऐसे लटका लटका बैठा हुआ होता है. कुछ भी पकड़ेगा तो हम कहते हैं कि अरे मैम प्रेशर नहीं है, गिर जाती है सामान, या वो लिखते समय प्रेशर नहीं देते हैं. तो वो लो टोन की वजह से होता है, इसलिए उसके मूवमेंट में इशू आएगा. अगर स्टार्टिंग से ही लो टोन है तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में वो मूवमेंट नहीं आएगी, वो स्टेजेस अचीव नहीं हुए जो अचीव होने चाहिए थे. तो डेफिनेटली मोटर स्किल्स में इफेक्ट आएगा. So that's all for today, I think. I hope कि सबके questions मैं address कर पाई हूँ. Right, right. So there are three questions which are I have left, one but what we will question. do, we will cover those questions in next webinar. Okay. Okay, From presentation, I have one question. Like there is a mind and body connection, right? Yeah. Because our mind teaches to how to do certain activities. Say, sometimes we also feel low and we don't want to do activity. How to regulate in the autistic kid? Sometimes they have a meltdown and they don't want to do activities. Like my son, he is 5-year-old. He will ride the bicycle very well, but suddenly he will stop and he don't want to ride at all, and he will start crying. And sometimes he will be very excited and he will ride very fast also. So how to regulate on those things? If you That's emotional regulation. Emotional regulation एक पूरा अलग से टॉपिक है. उसमें बेसिकली आई टेल यू ऊपर ऊपर से steps. Emotional regulation में there could be a behavior component also. There could be behavior challenging behavior वाला component also. I can't exactly see. जैसे आप 2 incidents बता रहे हो कि या तो वो बोर हो गया, या he's been doing that activity for very long, या it is like something कि रोज करता है, he is very skilled at it, उसको कुछ भी challenge नहीं मिल रहा, there is nothing new in it. That could also be there. Now behavior regulation, emotional regulation में understanding behavior, what am I feeling, why am I feeling, how to express that. And अब अगर ये नहीं करना है तो what else do I want to do, what options are available for me. अगर मेरे को साइकिलिंग में मजा नहीं आ रहा है, if I'm bored with it, तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है. या फिर इवन अंडरस्टैंडिंग कि मैं यहाँ बोर हो गया हूँ, या आई एम जस्ट अलोन साइकिलिंग, इसलिए मैं बोर हो गया हूँ, आई वांट सम कंपेनियन विद मी जो मेरे साथ साइकिल करे. तो इमोशनल रेगुलेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, देन what am I feeling, why am I feeling, how do I express it, and then what other thing to do. This is one thing. फिर behavior challenging भी हो सकता है कि स्किल इतना आसान हो गया है, there's no challenge in it, there's nothing new in it, he's been doing it every day for a long time. I'm just giving an example. So इसलिए he doesn't want to do it, there's no challenging factor in it. It could be something intrinsic also, sensory processing भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आके कोई सेंसरी चैलेंज आया, some component in the environment जिस वजह से उसने वो चीज छोड़ दी है, or he wanted something else, could also be there. Understanding of that situation will mean कि आप उस situation को पूरा analyze करो, every component of that situation, every element of that situation, analyzing it throughout the day, analyzing the same situation over a period of time will give you an understanding कि ये क्यों हो रहा है. Okay, thank you. Welcome.
So we've done for the questions today, no? हेलो हेलो मैडम। हाँ जी, हेलो। या बहुत एक क्विक क्वेश्चन मुझे है, जो मुझे फाइन मोटर ग्रॉस में समझ में आया, लेकिन एक चीज मैंने पहली बार आपसे सुना, जो ये ऑटिस्टिक बच्चे आई मी एंड माई सेल्फ, ये उनका थिंकिंग रहता है। दैट आई टू अंडरस्टैंड कि अभी वो बच्चे छोटे हैं, मे बी लेस देन 5 years or 10 years, तो उनका वो थिंकिंग रहेगा। बट मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि फ्यूचर में उनका उस पर्सपेक्टिव से वो उभर पाएंगे, लाइक if they can understand the other person perspective, maybe we have to teach them. I, me and myself जो है बेसिकली थ्योरी ऑफ माइंड है। थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो ऑटिज्म में देखा किया है कि उनको ये पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या किया, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं पता। ये अगर हम ट्रीटमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव, दूसरे का पर्सपेक्टिव सीखना, तो वो डेफिनेटली ओवरकम कर लेंगे। अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो चांसेस है कि वो सीख ले, चांसेस है कि वो नहीं सीखे, बिकॉज नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ में भी बहुत सारी चीजें बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं, और कुछ चीजें जो सीखी गई होती है वो भी कई बार रिग्रेस हो जाती हैं, बट विद इंटरवेंशन वो चीज सीख पाते हैं। मतलब जैसे हम सिखाते हैं कि जैसे वो अगर पुश किया, अगर कुछ बैड बिहेवियर किया, तो हम बोलते हैं कि आप बैड बिहेवियर कर रहे हो इसलिए हम लोग अपसेट हैं या सैड हैं। दिस इज द वे वी नीड टू टीच द पर्सपेक्टिव फॉर अदर, मतलब वो कैसा फील कर रहा है दूसरा आपके बिहेवियर से, या क्या सोच रहा है। देखिए इसमें भी अगेन बिहेवियर के अलावा बहुत सारी चीजें, अगर मैं आपको बताऊं थ्योरी ऑफ माइंड में, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, तो मैंने क्या किया कि हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, आप और मैं मिलकर एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, एक मॉडल बना रहे हैं। तो आपने जो है एक हट बना दी और हमें वहां पे 5 हट बनानी है, और आप उठ के पानी पीने के लिए चले गए, पीछे से मैंने 2 और हट बना दी, ठीक है, और जब आप वापस आए तो आपने कहा ये तो 3 बन गई हैं। बट जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो इस चीज को शायद जो है इग्नोर कर दें कि यहाँ पे 2 और बन गई, या एक जो बनी थी वो भी अगर मैंने हटा दी, तो दैट इज ऑल्सो थ्योरी ऑफ माइंड। इट इज नॉट ओनली बिहेवियर, इट इज अंडरस्टैंडिंग उनके पीछे से किसी और ने कुछ किया होगा। ओके, मतलब दूसरे ने कुछ किया, कुछ ऐड हुआ, कुछ मिस हुआ, वो भी चीज थ्योरी ऑफ माइंड होती है। उनको सिर्फ अपना पता है उन्होंने क्या किया, दूसरे ने क्या किया वो हो सकता है उस चीज को देखें, हो सकता है उस चीज को ना देखें। मैडम हो सके तो आप थोड़ा हमें थोड़ा कुछ एग्जांपल 3 या 4 देके अगर आप शेयर कर दे पेरेंट्स फोरम पे, या उनको भेज दें, तो दे कैन शेयर विद अस, और हम अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। आपको हो सके तो। हाँ, तो हम नेक्स्ट वेबिनार में ना आई टेक अप दिस टॉपिक एंड एक्सप्लेन यू इन डिटेल। Right. Actually, we are planning to have different webinars on these different topics, because we understand ये बड़े important topics हैं जिससे हम लोग as a parent daily face कर रहे हैं सारी problems. So I agree. Yeah, Saroj. So now we can wind up, and next time we can plan another. Okay, thank you so much, Vanita ma'am. Thank you so much. Hello, I just want to say that can we have a short session on cognition and visual perception also? I request you to just drop this over WhatsApp. So definitely we need your suggestions. So accordingly we will. Basically, I want strategies or activities to be followed during online sessions, because as we all know, we are all locked down and no schools are opening. So I am a therapist in special schools, so I am doing OT for the kids. So it becomes really difficult for me, and although I'm doing it, kids are enjoying it, but new ideas, new innovative activities which will focus on perception and cognition and all other things. Basically, overall the activities, fun what I'm doing is fun activities through which they are learning. I'm doing that. It involves eye-hand coordination, it involves motor planning, sequencing, all it is there. I'm using Google Baba for that. Thanks to the Google. So I just request you to kindly do the proprioception and cognition pe koi aur activities, as like you are an OT, and so it will be really helpful for us actually. So I'll definitely add it.
in my list, and I'll Thank address you. that next time. Yeah. Thank sure. you, ma'am. Thank you so And much. I'll be addressing some of these concerns in my upcoming videos also. You know, so you can always go and just a behavior where we were talking. So behavior modification की मैंने कुछ videos कर रखी हैं. Gross motor skills की भी activities की एक बहुत अच्छी list gross and fine motors की मैंने videos बना रखी हैं. So you can always go and check them also. So you have a YouTube channel on YouTube, which is there? Yeah. It's in the name of Okay, Varnita okay. Occupational Therapy. तो उसमें there are activities जो मैंने बना रखी हैं. You can always go and check that also. Sure, ma'am. Definitely. Thank you. Welcome. All right. All right. So let's close it for now. So, thank you all the parents and everybody for listening me. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your Thank time. Yes.